आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है हमारे एसआर कोचिंग क्लासेस में। आज हमारा एमएच अब्राहिम का लिटरेरी टर्म्स की जो बुक्स है उसका आज लेक्चर नंबर 2 होने वाला है। और आज वाले सेशन में हम लोग जो महत्वपूर्ण टर्म्स हैं उनको हम लोग आज कवर करने वाले हैं, जो कि हमारा आगे आने वाला एग्ज़ाम है यूपी टीजीटी, पीजीटी, एलटी और जीआईसी का, पीजीटी का। उसमें ये टर्म्स पूछे जा सकते हैं और हम लोग बेसिकली उन्हीं टर्म्स पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं जो हमारे एग्ज़ाम में डायरेक्ट पूछे जाएंगे या फिर पूछे गए हैं। अभी क्या है, देखिए एमएच अब्राहिम की किताब, जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूँ, सभी के पास में है और सभी उसको पढ़े भी होंगे। बस प्रॉब्लम यहाँ पर ये होती है कि किताबें तो हमारे पास होती हैं, बट हमें ये नहीं पता होता कि किस तरीके से क्वेश्चन किसी पर्टिकुलर टर्म से बनाया जा सकता है। क्या एक्सपर्ट जो होते हैं चीज़ देखते हैं और क्या उन्हें लगता है कि यहाँ तक आपने पढ़ा होगा और यहाँ तक आपने नहीं पढ़ा होगा, वहाँ से वो क्वेश्चंस को फ्रेम करते हैं और हमने भले ही उस टर्म को पढ़ा लेकिन हम लोग उसको नहीं कर पाते हैं। तो उसी वे में हम लोग आज एक एक टर्म को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। जैसे क्वेश्चन बने हैं या फिर बनने वाले हैं वो सभी तरीके हम आपको बताएंगे। तो बिना वेस्टेज ऑफ टाइम के चलो शुरू करते हैं हम लोग आज का सेशन। सबसे पहले आप देख रहे होंगे अपनी स्क्रीन पर ये फेबल। हमें और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ से टीजीटी में लास्ट बार क्वेश्चन पूछा गया था और क्या पूछा गया था वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले इसको देखते हैं। देखिए एक जो फेबल है इसका दूसरा नाम भी है जिसे बोलते हैं एपोलॉग, ठीक है ना। ये चलो, अब हमारे पेपर में प्रश्न ये पूछा गया था कि भाई अब फेबल का जो है दूसरा नाम क्या है, तो ऑब्वियसली इसका क्या नाम था, एपोलॉग था, ठीक है ना। अभी हम आपको इसके अंदर से क्वेश्चन बना करके दिखाएंगे कि अब जो क्वेश्चन आने वाला है वो कैसे आ सकता है, ठीक है ना। क्योंकि टीजीटी में हो सकता है कि वन लाइनर क्वेश्चन पूछ देते हैं, लेकिन पीजीटी में ऐसा नहीं होने वाला है, या फिर जो जीआईसी का है, एलटी का जो एग्जाम होने वाला है उसमें थोड़ा सा घुमा करके पूछेंगे और किस तरीके से पूछेंगे उस पर हम लोग आज बात करने वाले हैं। तो हमें पता है कि एक जो फेबल होता है उसको हम एपोलॉग भी बोलते हैं और ये एक शॉर्ट नरेटिव होती है, यहाँ ध्यान देना है। दूसरा है कहाँ पर, ये प्रोज में भी हो सकती है और वर्स में भी हो सकती है, ध्यान देना। अभी क्या है, फेबल का मतलब कोई कहानी होती है, स्टोरी होती है, तो ध्यान ये रखना है। पहला पॉइंट क्या है, ये कि शॉर्ट नरेटिव होगी, पॉइंट नंबर 1। दूसरा इट मे बी इन प्रोज और इट मे बी इन वर्स, ठीक है ना। अभी पेपर में क्या कर देंगे, वो लिखेंगे कि भाई कि अ फेबल इज आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ एपोलॉग, ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर बी, इट इज ओनली रिटन इन प्रोज और इट इज ओनली रिटन इन वर्स। अभी केवल ओनली लगा करके पूछ देंगे कि वर्स में ही है या फिर केवल प्रोज में ही है, तो आपको ध्यान रखना है ये प्रोज में भी हो सकता है और ये वर्स में भी हो सकता है ना, यहीं पर कंफ्यूज कर सकते हैं। दूसरा क्या है, ये नैरेटिव है, वो भी कैसा है, शॉर्ट नैरेटिव, याद रखना। इसको लॉन्ग नैरेटिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। ये जो आप टेक्स्ट देख रहे हैं सीधा और सीधा आपके एमएच अब्राहिम की किताब से लिया गया है, इसीलिए जहां मैं आपको फोकस करा रहा हूं, दैट यू हैव अ नीड टू फोकस ऑल द पॉइंट्स, यू हैव अ नीड टू नोट डाउन इफ यू थिंक दैट दीज आर द पॉइंट्स इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, राइट। अब क्या उसमें है, दैट एग्जाम्प्लीफाइज एन एब्स्ट्रैक्ट मोरल थेसिस और अ प्रिंसिपल ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, ठीक है ना। यूजली इट इज इट्स कंक्लूजन ईदर द नरेटर or one of the characters states the moral in the form of an epigram। अभी यहाँ लास्ट में ध्यान देना है कि जो आपका फेबल होता है या फिर एपोलॉग होता है, बेसिकली इसमें एट द एंड हम लोग क्या देखते हैं, एक मोरल देखते हैं, ठीक है ना। और मोरल किस फॉर्म में होगा, तो आपको ध्यान रखना है एक एपिग्राम के फॉर्म में होगा, यहाँ पर ध्यान देना है। ये भी ध्यान देना है कि मोरल किसके फॉर्म में होगा। अब आपको पूछा जा सकता है तो आपको ध्यान रखना ये एपिग्राम की फॉर्म में होगा ना, ठीक है ना। अभी मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, ऐसे एक एलिजाबेथन राइटर का नाम बताइए जो अपनी एपिग्रामेटिक स्टाइल के लिए फेमस है। अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें, ठीक है। आगे देखते हैं, एक अगला टर्म आता है ट्रिक स्टार, ठीक है ना। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, नया है, अभी तक पूछा नहीं गया है, इसलिए संभावना है कि ये पेपर में हमारे पूछा जा सकता है, ठीक है ना। तो ये क्या भाई, या ट्रिक स्टार क्या है, ये एक कैरेक्टर होता है इन अ स्टोरी who persistently uses his willness and gift of gab to achieve his ends by maneuvering or outwitting other characters। कुल मिलाकर के आपको ध्यान देना है, ट्रिक स्टार क्या है। बेसिकली ट्रिक स्टार एक कैरेक्टर है जो अपने गिफ्ट ऑफ गैब, यानी कि अपना जो बातचीत करने का जो कौशल है उसके लिए ये जाना जाता है। क्लियर है बात, ये अपने कौशल से, गिफ्ट ऑफ गैब से दूसरों को डायरेक्टली प्रभावित करता है। तो ट्रिक स्टार पूछा सकता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ ट्रिक स्टार, और ट्रिक स्टार स्टैंड फॉर व्हाट, तो ध्यान देना है कैरेक्टर के लिए, ठीक है ना। आगे बात करते हैं, हमारा अगला टर्म है
यहाँ देखने वाले हैं, एक है एक पैरेबल। अभी आपको ध्यान देना है, whenever I am explaining you about the fable, about exemplum or about the parable or about the proverbs, then there you have a need to find out the differentiation in all the above mentioned term. Then you can find out in a very simple and sober manner your answer, right? तो अब हम लोग बात करने वाले हैं पैरेबल की। इससे पहले पढ़ा था हम लोगों ने फैबल, और अब पढ़ेंगे ये हम लोग पैरेबल। आपको ध्यान देना है, फैबल बेसिकली क्या होता है। हमको पता है कि भाई किसी एनिमल की स्टोरी वगैरह होती है, लेकिन उससे हमें मोरल्स प्राप्त होते हैं, जैसे कि आपने टॉर्टाइज वाली कहानी पढ़ी होगी, है ना, बिल्कुल वैसे। लेकिन पैरेबल क्या होगा, इसको देखते हैं, इसमें यहाँ पर डिफरेंस पाएंगे। पैरेबल इज़ अ वेरी शॉर्ट नरेटिव, ये ध्यान देना, ये वेरी शॉर्ट नरेटिव होती है अबाउट द ह्यूमन बीइंग। ये ह्यूमन बीइंग के लिए होती है और वो वहाँ पर एनिमल्स के लिए होती है, ठीक है ना। प्रेजेंटेड सो एज टू स्टेट्स द टैक्सिट एनालॉजी, ध्यान देना है, ये एनालॉजी के लिए होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अभी आपको ध्यान ये देना है, एनालॉजी क्या होता है। एनालॉजी हमेशा अपोजिट और कंट्रास्टिव टर्म में होता है, ठीक है ना। उसके दोनों डायमेंशंस होते हैं, एक पॉजिटिव और एक निगेटिव। जब दो चीज़ें हो, जैसे मेल और फीमेल एक दूसरे के अपोजिट हैं, तो इनके बीच में हमेशा जब कंपेरिजन किया जाएगा तो उसे हम एनालॉजी बोलते हैं। तो और अ पैरेलल, ठीक है, विद अ जनरल थेसिस और रिलेशन दैट द नरेटर इज ट्राइंग टू ब्रिंग होम टू हिज ऑडियंस। तो कहने का मतलब क्या है कि पैरेबल जो होती है बेसिकली ये भी एक मोरल बेस्ड होती है, लेकिन ये ह्यूमन के बारे में होती है। ये इस तरीके से प्रेजेंट किया जाता है जिससे जो सुनने वाला है उसको कुछ ना कुछ जो है एक मोरल बताने की बात की जा रही है, ठीक है। बाकी बात करते हैं एग्जाम्पलम की। तो ये क्या है भाई, इज अ स्टोरी टोल्ड एज अ पर्टिकुलर इंस्टेंस ऑफ द जनरल थीम इन अ रिलीजियस सेरेमन। अभी ध्यान देना है, एग्जाम्पलम क्या है, ये स्पेसिफिकली इट इज़ क्लोजली एसोसिएटेड विद रिलीजियस सरमन्स, ठीक है ना। वो स्पिरिचुअलिटी से संबंधित है, ये आप इसको कहते हैं रिलीजियस सरमन से है। इसमें ह्यूमन बींग्स जो हैं बेसिकली मोरल्स की बात करते हैं। उसमें फैबल में क्या है भाई, उसमें एनिमल्स की स्टोरी वगैरह होती है, बस इतना ध्यान देना। द डिवाइस वॉज पॉपुलर इन द मिडिल एज। अभी ध्यान देना है, जो आपका एग्जाम्पलम है ये किस टाइम पीरियड में फेमस था, तो ध्यान देना है ये मिडिल एज में फेमस था, ठीक है ना। ये वाला पॉइंट इंपॉर्टेंट है। व्हेन एक्सटेंसिव कलेक्शंस ऑफ एग्जाम्पल, सम हिस्टोरिकल और सम लीजेंडरी वर प्रिपेयर्ड फॉर यूज बाय प्रीचर्स। अभी ध्यान देना है, इसमें कुछ हिस्टोरिकल कहानियाँ हुआ करती थी या फिर कोई लीजेंडरी कहानी होती थी जिनको प्रीचर्स यूज़ करते थे लोगों को बताने में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ बात की जाए, जैसे चौसर के टाइम पर द पार्डनर्स टेल, याद रखना ये दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एग्जाम्पलम, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे द पार्डनर हो गया, ठीक है, प्रीचिंग ऑन द थीम। जैसे यहाँ पर लिखा है ग्रीड इज द रूट ऑफ ऑल इविल, ये ध्यान रखना है। ये क्या है, किसका एग्जाम्पल आपसे पूछा जा सकता है, जैसा कि जो बच्चे हमारे टेस्ट सीरीज लगा रहे होंगे उनको पता है। ये वाला क्वेश्चन मैंने डायरेक्टली आपको दिया था, तो आपसे पूछ लेंगे क्या है भैया जी, ये पैरेबल है, ठीक है ना, ये क्या है, ये पैरेबल है, या फिर आपसे पूछेंगे ये प्रोवर्ब है, या फिर आपसे पूछेंगे कि ये एग्जाम्पलम है। तो ध्यान देना ये क्या है, एग्जाम्पलम है। देखिए डायरेक्टली ये आपके एम एच अब्राहिम बुक में दिया है, तो जिसके अंडर दिया है आपको वही टिक करना है, ठीक है ना। सिमिलरिटी और वो सब चीज़ें आपको नहीं वहाँ पर ढूंढनी है। एग्जाम्पलम होगा तभी आंसर आपका सही माना जाएगा, ये ध्यान रखना है। अगला हमारा जो टर्म आता है वो है प्रोवर्ब। प्रोवर्ब के बारे में हम आप सभी जानते हैं, क्या होता है, एक शॉर्ट होता है, पिथी स्टेटमेंट होता है, अ वाइडली एक्सेप्टेड ट्रूथ। तो यहाँ ध्यान के रखना कि प्रोवर्ब क्या होती है, बेसिकली एक वाइडली एक्सेप्टेड ट्रूथ होता है जिसको सारी दुनिया मान लो मानती है। अबाउट एवरीडे लाइफ, किसके बारे में, जो हमारा आजकल का जो सामाजिक जीवन है, जो डेली हैपन होता है उससे एसोसिएटेड होती है। लेकिन इसकी खास बात क्या है, एक छोटा होगा लेकिन पिथी स्टेटमेंट होगा और जिसको पूरी दुनिया जो है एक्सेप्ट करेगी, यानी कि वाइडली एक्सेप्टेड ट्रूथ होगा, ठीक है ना। अब ये ध्यान रखना, मैनी प्रोवर्ब्स आर एलेगोरिकल, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान देना, अगर मैं इस तरीके से स्टेटमेंट बना दूँ यहाँ पर, अब यहाँ क्या लिखा है, मैनी प्रोवर्ब्स आर एलेगोरिकल, ठीक है, ये एम एच अब्राहिम में सीधा दिया गया है। लेकिन हम आपसे इस तरीके से पूछ दें कि ऑल प्रोवर्ब्स आर एलेगोरिकल, तो ये स्टेटमेंट जो है एग्जैजरेटेड हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। तो मैनी लिखा है, यानी कि मैनी हो फिर मोस्ट ऑफ द प्रोवर्ब्स आर एलेगोरिकल, तो वो स्टेटमेंट सही होगा। जब यहाँ पर ऑल लग जाएगा तो ये गलत हो जाएगा। इसलिए ध्यान देना है, पेपर में क्या करेंगे, मैनी की जगह पर आपको ऑल लगा सकते हैं। तो अगर आपने सही से नहीं पढ़ा होगा तो फिर आप भले कितना भी पढ़ लिए हों, ये आप सही नहीं कर पाएंगे। इसलिए छोटी छोटी चीज़ों पर ध्यान देना जो मैं आपको बता रहा हूँ, तभी आपका
काम हो पाएगा, ठीक है। इन द एक्सप्लिसिट स्टेटमेंट इज मीन टू हैव बाय एन एनालॉजी और बाय एक्सटेंडेड रेफरेंस अ जनरल एप्लीकेशन, ठीक है ना। जैसे यहाँ पर लिखा है अ स्टिच इन टाइम सेव्स 9, ठीक है ना। अभी आपको एक ध्यान देना है, टीजीटी वाले पेपर में आपके प्रोवर्ब्स आती हैं। अभी प्रोवर्ब्स ना आप कुछ ऐड कर सकते हैं और ना कुछ उसमें से घटा सकते हैं। जो पर्टिकुलर वर्ड होगा उस प्रोवर्ब में सेट हो रहा होगा, अगर वही रखेंगे तभी आपका सही माना जाएगा। अगर आप अपना दिमाग लगा के अपने हिसाब से आप उसको ट्रांसलेशन में फॉर्म कर रहे हैं तो फिर वो गलत हो जाएगा। अब जैसे यहाँ लिखा है स्टिच इन टाइम सेव्स 9, अब 9 की जगह पर यहाँ 10 कर देंगे, 6 कर देंगे, तो ये कुछ नहीं माना जाएगा, गलत माना जाएगा। क्या माना जाएगा? 9। जब आप 9 लिखेंगे तभी सही माना जाएगा। तो ये किसका एग्जाम्पल है? प्रोवर्ब का है। पीपल इन ग्लास हाउसेज शुड नॉट थ्रो स्टोन्स, ये हम और आप सभी जानते हैं कि जो लोग ग्लास के हाउस में रहते हैं उनको स्टोन नहीं फेंकने चाहिए दूसरों पर। क्यों? क्योंकि हो सकता है कहीं रिटालिएट किया जाए और आपके ऊपर भी वही चीज़ आ जाए, ठीक। तो ये एग्जाम्पल है आपके प्रोवर्ब्स के। और आपको ध्यान देना है एपिग्रामेटिक और प्रोवर्बियल स्टाइल, ठीक है ना, एफोरिस्टिक स्टाइल, जो मैंने अभी आपसे प्रश्न पूछा था वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि एलिजाबेथन का ऐसा कौन सा राइटर है जो इन सब चीज़ों के लिए जाना जाता है, ठीक है ना। चलिए आगे बात करते हैं। देखिए एलिट्रेशन है, इसमें हमको अच्छी तरीके से पता ही है, बट यहाँ पर आपको कुछ जगह पर ध्यान देना है, तो मैं आपको वो चीज़ ध्यान दिलवा दे रहा हूँ। बाकी इसमें ऐसा कुछ नहीं जो आपको ना आता हो। अभी क्या है कि अगर मान लो एलिट्रेशन को लेकर के ही एक स्टेटमेंट बना लिया गया तो फिर वहाँ पर दिक्कत होगी। अभी मैं आपको जो बता रहा हूँ वहाँ पर आपको समझना है। हमको पता है कि भाई मिडिल पीरियड में भी जो है एलिट्रेशन यूज़ हुआ करता था, लेकिन कैसे वो आपको ध्यान देना है। तो हमको पता है कि भाई एलिट्रेशन क्या है, बेसिकली एक रिपीटिशन है ऑफ अ स्पीच साउंड, ठीक है। किसका है? साउंड का है। इन अ सीक्वेंस ऑफ द नियर बाई वर्ड्स, जो भी वर्ड्स दिए गए हैं उसमें जो है रिपीटिशन होना चाहिए कि स्पीच साउंड का, ठीक है ना। यूजली द टर्म इज अप्लाइड ओनली टू कॉन्सोनेंट्स, लेकिन कहाँ किसका? अगर कॉन्सोनेंट साउंड का रिपीटिशन हो रहा है, ठीक है ना, सीक्वेंस ऑफ नियर बाई वर्ड्स, तो वहाँ पर एलिट्रेशन होगा, ये तो आपको पता ही है। अब क्या ध्यान देना? ओनली व्हेन द रिकरेंट साउंड इज मेड एम्फेटिक बिकॉज इट बिगिंस अ वर्ड और अ स्टेट्स लेवल, ठीक है ना, विद इन अ वर्ड। अभी क्या ध्यान देना है यहाँ पर? आपको ध्यान देना है, देखो ऊपर आपको बताया गया है कि रिपीटिशन होगा स्पीच साउंड का, ठीक है, इतना आपको पता है, ठीक है ना। लेकिन आपको ध्यान देना क्या है कि इट बिगिंस अ वर्ड और अ स्ट्रेस लेवल, यहाँ पर ध्यान देना स्ट्रेस लेवल है, ये इंपॉर्टेंट, स्ट्रेस लेवल से होता है शुरुआत, ठीक है ना। तो इन ओल्ड इंग्लिश की बात की जाए, एलिट्रेटिव मीटर जो होता था यहाँ से ये, ठीक है ना, ओल्ड इंग्लिश में हमको पता है कि सबसे ज़्यादा जो भैया एलिट्रेटिव मीटर या एलिट्रेशन का काफ़ी ज़्यादा यूज हुआ था ओल्ड इंग्लिश पीरियड में, बाद में मिडिल इंग्लिश में भी होता रहा है। तो एलिट्रेशन इज द प्रिंसिपल ऑर्गेनाइजिंग डिवाइस ऑफ द वर्स लाइन। द वर्स इज अनराइम्ड। वर्स कैसा होगा? ध्यान देना, उस टाइम पर कैसा था? अनराइम्ड था। ईच लाइन इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ लाइन्स, ठीक है ना, ये ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब मैं बताऊंगा अभी। 2 हाफ लाइन्स ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेसेस बाई ए डिसीजिव पॉज। अभी ध्यान रखना, ये मैं जहां अंडरलाइन कर रहा हूं समझना, और सेसुरा एंड एटलीस्ट 1 and usually both of the 2 stressed syllable in the first half line alliterate with the first stressed syllable of the second half line। अभी इसका मतलब समझना, जब एलिट्रेटिव मीटर की हम बात करते हैं तो आपको ध्यान देना है, ओल्ड इंग्लिश पीरियड को बता रहा हूँ, उस टाइम पर आपको क्या ध्यान देना है कि जो वर्स होगा बेसिकली अनराइम्ड होगा, एक ऑप्शन मान लो तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा आपको क्या ध्यान देना है, इसमें जो हर एक लाइन जो होगी वो क्या होगा? ईच लाइन इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ लाइन्स। क्या होगा? 2 हाफ लाइन होंगी और उसमें क्या होगा? 2 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस्ड होंगे। ये 2 हाफ लाइन होंगी, उसमें क्या होगा? 2 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस लेवल होंगे और उसके बाद में एक पॉज आएगा। देखिए जैसे हमने वहाँ लिख दिया सोमबर, सीजन्स, ठीक है ना, इस तरीके से। तो यहाँ पर क्या ध्यान देना है? उसके बाद में यहाँ पर एक पॉज लग जाएगा। तो अब यहाँ पर ध्यान क्या देना है? मैंने बताया वर्स इज अनराइम्ड, ठीक है। उसके बाद में क्या होगा? 2 हाफ लाइन ऑफ 2 स्ट्रॉन्ग स्ट्रेस्ड बाय अ डिसीजिव पॉज। हाँ, ये भी ऑप्शन सही है, पॉज होगा। उसके बाद में आपको लास्ट में सीधे चले आना है और यहाँ पर ध्यान देना 2 स्ट्रेट्स लेवल इन द फर्स्ट हाफ लाइन एलिटेटिव विद द फर्स्ट स्ट्रेट्स लेवल ऑफ द सेकेंड हाफ लाइन, यानी पहले वाले का दूसरे और दूसरे वाले के साथ जो है पहले वाली लाइन के साथ मैच होना चाहिए। तो इस तरीके से ऑप्शन में दे सकते हैं। तो ये लास्ट वाला यहाँ से आपको ध्यान रखना है, ये यहाँ से लेकर के और यहाँ तक,
ठीक है ना। आपको एक कह सकते हैं क्वेश्चन फॉर्म में आपसे पूछा जा सकता है, एग्जाम्पल दिया गया होगा अभी आगे, उसके मदद से भी देखेंगे। अब देखो यहाँ पर कंसोनेंस है, कंसोनेंस के बारे में आप जानते हैं क्या भी, रिपीटेशन है ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ 2 और मोर कंसोनेंट वर्ड्स। जब 2 या 2 से अधिक जो है कंसोनेंट्स वर्ड रिपीट करते हैं तो फिर हम उसे कंसोनेंस बोलते हैं। लेकिन एक चीज़ समझना है आपको, यहाँ पर क्या है, बट विद द चेंज इन द इंटरवेनिंग वावल साउंड। अभी क्या है, कंसोनेंस मैंने बताया कि भाई रिपीटेशन ऑफ जो कंसोनेंट्स है, लेकिन रिपीटेशन तो होगा, उसके साथ में बीच में इंटरवेनिंग वाउल साउंड भी होना जरूरी है। जैसे आप यहाँ देख रहे होंगे, देखो यहाँ पर एल है और एल के बाद में क्या है, आई, तो एल क्या हो गया आपका कंसोनेंट है और आई क्या हो गया आपका वाउल साउंड। तो यहाँ पर पहले में आई आया है, दूसरे में देखेंगे यहाँ पर क्या है, फिर एल है, लेकिन यहाँ पर वाउल साउंड क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। फिर यहाँ पर देखेंगे तो फिर यहाँ पर एल है, रिपीटेशन हो रहा है कंसोनेंट साउंड का, लेकिन वाउल साउंड भी चेंज हो रहे हैं। यहाँ पर देखेंगे वाउल क्या है, ई है। तो आप देख रहे हैं कि कंसोनेंट भी बदल रहा है और उसके साथ साथ में वाउल साउंड भी चेंज होने चाहिए। जब ये सिचुएशन होगी तभी जाकर के आपका कंसोनेंस बनेगा। क्लियर है बात? हाँ, ये आपको ध्यान देना है। तो देखो लिखा है ना, पीटर पैटर, ये सब कंसोनेंट्स प्लस वाउल साउंड क्या करेंगे, चेंज होंगे। ठीक है ना। ये अब एसोनेंस में क्या है, एसोनेंस में क्या है भैया, इज द रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल और अ सिमिलर वाउल especially in a straight syllable in a sequence of a nearby words। straight syllable होना चाहिए, उसमें वाउल साउंड्स क्या करने चाहिए, रिपीट करने चाहिए। ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान देंगे, जैसे कि ये लिखा है यहाँ पर ओड ऑन ग्रेशियन अर्म में, ठीक है, ये लाइन है। अब यहाँ पर देखो क्या बताया यहाँ पर आपके सामने, रिपीटेशन ऑफ आइडेंटिकल और अ सिमिलर वाउल, आइडेंटिकल होने चाहिए, सिमिलर वाउल होने चाहिए। तो यहाँ देखेंगे दाउ, स्टिल, अनरेविज्ड, ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। तो यहाँ पर देखिए वाउल साउंड जो है वो लगातार जो है वो रिपीट हो रहा है, लेकिन आइडेंटिकल मैनर्स में। ठीक है ना, आइडेंटिकल मैनर्स में। तो दाउ, फॉस्टर, चाइल्ड ऑफ साइलेंस, फिर देखो स्लो। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या मैंने बताया कि रिपीटेशन होना चाहिए आइडेंटिकल और सिमिलर वाउल इन अ स्ट्रेट सिलेबल। बस ध्यान इतना देना है, स्ट्रेट सिलेबल जहाँ पर पड़े वहाँ पर वाउल साइंस जो है वो रिपीट होने चाहिए। ठीक, ये आपको ध्यान देना है। एल्यूजन क्या होता है, एल्यूजन का मतलब समझेंगे। एल्यूजन क्या है, बेसिकली एक पासिंग रेफरेंस होता है, हम सबको पता है। अगर देसी सी भाषा में बोला जाए तो जब हम किसी भी राइटर की कोई लाइन या फिर उसके वर्क से कुछ भी सोर्स हम अपने दूसरे वर्क में डालते हैं या फिर उसको बोलते हैं तो उसे हम एल्यूजन बोलते हैं या फिर पासिंग रेफरेंस बोलते हैं। शेक्सपियर के आप जितने सारे वर्क्स देखेंगे उसमें एल्यूजन ही भरा पड़ा है। मोस्टली उनके जो भी प्लेस हैं उन्होंने सब दूसरी जगह से ही लिए हैं, है ना। जैसे होलिंसेट क्रॉनिकल्स वगैरह हो गया, मेटामॉर्फिस हो गया, ओबिड का जो वर्क है वहाँ से लिया गया है। तो सब सीधा सीधा स्टोरी उठा ली गई है कई जगह पर से। तो उसे हम क्या बोलेंगे, एल्यूजन बोलेंगे। तो विदाउट एक्सप्लिसिट आइडेंटिफिकेशन टू अ लिटरेरी और अ हिस्टोरिकल पर्सन, कहने का मतलब बिना कुछ उसमें बदलाव किया। ये ध्यान जरूर देना है। अगर आप कहीं से कुछ रेफरेंस ले रहे हैं लेकिन उसमें उसको अलग नहीं करना है, सीधा सीधा उठा लेना है। ठीक है ना, चाहे कोई लिटरेरी और हिस्टोरिकल कोई पर्सन हो, प्लेस हो या फिर इवेंट हो। अब एंटीथेसिस की बात करेंगे तो एंटीथेसिस आपको पता है कि इसमें क्या है भाई, अ कंट्रास्ट और अपोजिशन इन द मीनिंग ऑफ कंटिग्यूअस फ्रेजेस और अ क्लॉज। अब कंटिग्यूअस का मतलब होता है उसके बगल में जो है, तो कोई चाहे फ्रेज हो या फिर कोई क्लॉज हो, वो एक दूसरे के कैसे होनी चाहिए, विपरीत होनी चाहिए। तो वहाँ पर क्या हो जाएगा, एंटीथेसिस हो जाएगा। जैसे दैट मैनिफेस्ट पैरेललिज्म, जिससे हमें क्या दिखाई पड़ता है, पैरेललिज्म दिखाई पड़ता है। दैट इज अ सिमिलर वर्ड और ऑर्डर और अ स्ट्रक्चर इन देयर सिंटैक्स, जिसमें हमको क्या देखना पड़ता है, वर्ड ऑर्डर एक जैसा हो और फिर स्ट्रक्चर की बात करें तब। तो इसमें आप यहाँ पर देख रहे हैं रिजॉल्व टू विन, जीतने की भी चाह है, मेडिटेट द वे, लेकिन फिर भी आप सोच रहे हैं कि क्या करा जाए क्या ना करा जाए, है कि नहीं। जैसे हम बोलते हैं कि फेयर इज़ फाउल एंड फाउल इज़ फेयर, तो पहले वाले का दूसरा, दूसरे वाले के पहले वाले का दूसरा, दूसरे वाले के पहले के साथ में कोई रिलेशन, लेकिन दोनों की दोनों क्लॉजें कैसी हैं, एक दूसरे के एकदम विपरीत हैं, है ना। अब जैसे एक हमने सुना होगा कि मैरिज हैज़ मैनी पेन्स बट सेलिबेसी हैज़ नो प्लेजर। अब आप कह रहे हैं कि शादी करो तो बहुत कष्ट भी हैं और अगर सेलिबेसी रखो तब भी समस्या ही है। तो क्या है कि दो क्लॉजेस आपस में होंगी,
ठीक है ना, और दोनों एक दूसरे के पैरेलल में होंगी, लेकिन दोनों कैसे होगी, कंट्रास्टिव होंगी और एक दूसरे के अपोजिट होंगी। वहाँ पर आप क्या पाएंगे, एंटीथेसिस पाएंगे। ठीक है, फटाफट आगे देखते हैं। देखिए यहाँ पर फेबल है, ये तो हम लोग देख ही चुके हैं। क्या बात है, हाँ, अब यहाँ पर आप देख रहे होंगे इसमें वर्ड आ रहा है अफेक्टिव फैलेसी। ठीक है ना, इसके बारे में आप और सभी जानते हैं। अफेक्टिव फैलेसी क्या है, एक ऐसे था जिसको पब्लिश किया था 1946 में W.K. विमसेट एंड मोनरो सी ब्रैडसेले ने। इसमें क्या था, डिफाइंड द अफेक्टिव फैलेसी। इसी में इन्होंने एक टर्म ये दिया था अफेक्टिव फैलेसी, और क्या कहा था इसको कि भैया जी क्या है, द एरर ऑफ इवेल्युएटिंग अ पोएम बाय इट्स इफेक्ट। इतना ध्यान देना है। और इफेक्ट भी कैसा है, स्पेशली इट्स इमोशनल इफेक्ट की बात की गई है, इमोशनल इफेक्ट। ठीक है, किसके ऊपर, अपॉन द रीडर। ये बात आपको समझनी है। जैसे यहाँ पर आप एक नाम देख रहे होंगे जिनका नाम लिखा है ये आयर रिचर्ड। ठीक है ना, आयर रिचर्ड कहते हैं कि भाई इनका एक वर्क है, आप देख रहे होंगे द प्रिंसिपल्स ऑफ लिटरेरी क्रिटिसिज्म, ये 1923 में आता है। इसमें इन्होंने कहा था कि कोई भी आप एक पोएम ले लो, तो अभी पोएम बेसिकली कैसी है कैसी नहीं है, इन्होंने अपने क्लास में उसको करा कि भाई एक एक पन्ना पोएम का अलग अलग लोगों बच्चों को सबको दे दिया, और उन्होंने कहा कि पोएम के अंदर कंटेंट क्या है। तो अगर आप एक एक बच्चे को अलग अलग आप देंगे और उसके बाद आप देखेंगे कि भाई जिसकी जैसी अंडरस्टैंडिंग है उसके हिसाब से इस पोएम का मीनिंग वो निकालेगा, तब आप उसका रियल मीनिंग ढूंढ पाएंगे। ऐसा किसने कहा था, आयर रिचर्ड ने कहा अपने वर्क में। ये इसको हम लोग रीडर रिस्पॉन्स थ्योरी में भी डाल सकते हैं। तो अब क्या होता है, जब इन्होंने देखा, ये आपके विमसेट और ये ब्रैडसेले हैं, तो इन्होंने कहा कि अगर आप उसका रियल मीनिंग पाना चाहते हैं कि किसी पोएम का क्या ही ओरिजिनल मीनिंग है, तो ऐसे तो 36 लोग पढ़ रहे हैं, वो 36 लोग अपना अपना विचार लगाएंगे। भाई उन्होंने इस पोएम को समझ करके क्या समझा, दूसरे बच्चे ने उस पोएम को पढ़ के क्या समझा, ऐसे तो उसका जो रियल मीनिंग है वो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा। जैसे अभी हम एक पोएम पढ़ें, उसका हम कुछ और मतलब निकाल लें, आप उसी पोएम का अलग कुछ एक्सप्लेन बताएंगे, तो ऐसे तो उसका जो रियल मीनिंग है वो तो डिस्टॉर्टेड हो जाएगा, वो तो खत्म हो, वो हम जान ही नहीं पाएंगे क्या कहना चाह रहा है। तो तभी इन्होंने अपना जो वर्क लाया जिसका नाम था, आप यहाँ पर क्या नाम 1946 में एक ऐसे पब्लिश किया था, उसी में इन्होंने एक अफेक्टिव फैलेसी दिया। अफेक्टिव फैलेसी क्या दिया, इन्होंने बताया कि ये एरर है ऑफ इवैल्यूएटिंग। अगर आप इस तरीके से किसी भी बच्चे से या किसी भी व्यक्ति से आप इवैल्यूएट करवा रहे हैं, तो फिर इसे क्या माना जाएगा, एक एरर माना जाएगा ना। तो अफेक्टिव फैलेसी है, अफेक्टिव फैलेसी का मतलब द एरर ऑफ इवैल्यूएटिंग अ पोएम बाय इट्स इफेक्ट। अगर आप किसी भी पोएम को रीडर के ऊपर उसका इमोशनल इफेक्ट क्या पड़ रहा है, और उसके आधार पर अगर आप किसी भी वर्क का इवैल्यूएशन करा रहे हैं, पोएम का करा रहे हैं, तो फिर वो क्या कहा जाएगा, एरर कहा जाएगा। ठीक है ना। तो अभी ध्यान यहाँ पर देना है, किस प्रकार के इफेक्ट की बात की है, इमोशनल इफेक्ट की बात की है, ये ध्यान देना। ठीक है ना। और किसके ऊपर, अपॉन द रीडर, कि जो भी रीडर उस पोएम को पढ़ रहा है, इवैल्यूएट कर रहा है, उसके ऊपर उसका इमोशनल क्या इफेक्ट पड़ रहा है। ठीक है ना। और उसके आधार पर अगर आप पोएम को जज कर रहे हैं तो फिर वो एरर हो जाएगा इवैल्यूएशन का। ठीक, और ये किसके रिस्पॉन्ड में बोला गया था, तो आयर रिचर्ड के वर्क के रिस्पॉन्ड में। ठीक है, ये आपको ध्यान देना है। अब हम यहाँ देख रहे होंगे, देखो यहाँ पर देखेंगे, ब्रैडसेले लेटर मॉडिफाइड द अर्लियर क्लेम बाय द एडमिशन दैट इट डज नॉट अपीयर द क्रिटिकल इवैल्यूएशन कैन बी डन एट द ऑल एक्सेप्ट इन रिलेशन टू द सर्टेन टाइप्स ऑफ इफेक्ट दैट एस्थेटिक ऑब्जेक्ट हैव अपॉन देयर परसीवर्स। ठीक है ना भाई, इस तरीके से हम नहीं कर सकते हैं कि जो परसीवर है उनके ऊपर क्या एस्थेटिक जो है इफेक्ट पड़ रहा है। अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो फिर वो उसे एक फैलेसी माना जाएगा। तो यहाँ से कई बार पूछा गया था कि अफेक्टिव फैलेसी क्या होता है, द एरर ऑफ इवैल्यूएशन होता है। ठीक है ना। और ये टर्म किसने दिया, तो आंसर हो जाएगा W.K. विमसेट एंड मोनरो सी ब्रैडसेले ने। ठीक, कब इनका ऐसे आता, तो 1946 में। पूछा जाए किसके रिस्पॉन्ड में था, तो आयर रिचर्ड के रिस्पॉन्ड में था। ठीक, ये है। आर्कैज़म की बात करते हैं, आर्कैज़म की। तो आर्कैज़म क्या है, बेसिकली द लिटरेरी यूज ऑफ वर्ड्स एंड एक्सप्रेशंस दैट हैव बिकम ऑब्सोल्यूट। तो ये तो सब आपको सबको पता ही है कि कोई ऐसे वर्ड्स जो बेसिकली अब हमारे अंग्रेजी में यूज़ ना होते हो या फिर हमारे डेली रूटीन लाइफ में यूज़ ना होते हैं, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, आर्कैज़म बोलेंगे। अर्लियर ओल्ड इंग्लिश में, मिडिल इंग्लिश पीरियड में पुराने शब्द चला करते थे, लेकिन अब वो यूज़ में नहीं है, तो उनको हम आर्कैज़म बोलेंगे। जैसे आपने देखा है, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ एग्जाम्पल, हु आर्ट दाउ,
हु आर दाऊ, ठीक है ना। अब ये दाऊ, दी, ये जो वर्ड आप देख रहे हैं ये आजकल नहीं चल रहे हैं, ठीक है ना। ये यू क्या होता है, आर्ट जो है उसका मतलब आर होता है, तो अब हम लोग आर यूज़ करते हैं, यू यूज़ करते हैं, अब आर्ट और ये दाऊ यूज़ नहीं करते। तो ये वर्ड कैसे हो गए, ऑब्सोल्यूट हो गए, अब ये यूज़ में नहीं रहे, ठीक है, इन द कॉमन। ठीक, जैसे कि आप यहाँ पर देखेंगे स्पेंसर का वर्क है द फेरी क्वीन में, उसमें बहुत सारे वर्ड्स ऐसे हैं। उसके बाद में हम बात करें चौसर का जो कंटेम्परेरी टेल्स है, उसमें बहुत सारे ऐसे आर्किस वर्ड हैं, वो अब हमारे डेली लाइफ में यूज़ नहीं होते हैं। तो कहने का सिंपल सी भाषा में ये, आर्किज्म क्या है, आर्किज्म इस प्रकार के शब्द होते हैं जो अब्सोल्यूट हो गए, अब हमारी कॉमन स्पीच में, हमारे कॉमन लाइफ में, कम्युनिकेशन में इनका हम बिल्कुल यूज़ नहीं करते हैं, ठीक है। बैलेड की बात करते हैं यहाँ पर है, तो बैलेड हम और आप सभी जानते हैं, ठीक है ना। बस इसमें थोड़ा सा हम बात करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको हम लोग देखेंगे। तो बैलेड्स क्या होता है भाई, एक शॉर्ट डिफिनेशन है ऑफ द पॉपुलर बैलेड, जिसको हम लोग फोक बैलेड भी बोलते हैं, ध्यान रखना, फोक बैलेड कहते हैं या फिर इसे हम ट्रेडिशनल बैलेड भी कहते हैं, ठीक है ना। पॉपुलर बैलेड जो है अलग अलग नामों जाने जाते हैं, फोक बैलेड भी हैं और ट्रेडिशनल बैलेड भी हैं, ठीक है। ये क्या है भाई, एक प्रकार का सॉन्ग होता है जिसको ट्रांसमिट किया जाता है ओरली, ये ध्यान देना है ये, ठीक। बाकी लिटरेरी बैलेड की हम बात करेंगे बाद में, लिटरेरी बैलेड की बात करेंगे बाद में। विच टेल्स ए स्टोरी, बैलेड्स आर द नैरेटिव स्पीसीज ऑफ फोक सॉन्ग्स, कहने का मतलब क्या है, नैरेटिव होती हैं फोक सॉन्ग की जो हमारे पुराने ज़माने में चला करती थी। विच ऑरिजिनेट्स एंड और कम्युनिकेटेड ओरली, जिनको कम्युनिकेट किया जाता है ओरली अमॉन्ग इलिटरेट और ओनली पार्सली लिटरेट पीपल, ये ध्यान देना है। जो पहले बैलेड हुआ करते थे, बेसिकली बैलेड क्या है, बैलेड जो है बेसिकली पॉपुलर बैलेड, जिनको हम फोक बैलेड या फिर ट्रेडिशनल बैलेड ही बोलते हैं। तो ट्रेडिशनल बैलेड या फोक बैलेड क्या होते हैं, जो भाई हमारे मिडिल एज में 12th और 13th सेंचुरी के आसपास में जो बेसिकली गाए जाते थे लोगों के द्वारा ओरली। इसमें कोई लीजेंडरी स्टोरी या फिर चिवैलरी या फिर रोमांस वाली कोई चीज़ें होती थी, वो गा गा के सुनाई जाती हैं। जैसे हमारे यहाँ पर आल्हा उदन, वो भी क्या है, एक बैलेड ही का ही फॉर्म है। तो यहाँ पर ध्यान ये देना है कि ये ओरली ट्रांसमिट किया जाता था, और स्पेसिफिकली अगर बात की जाए तो ये इलिटरेट लोगों के बीच में था, और कुछ पार्सली जो हैं वो लिटरेट पीपल भी थे। अब यहाँ पर एक चीज़ बना सकते हैं इस तरीके से कि विच स्टेटमेंट इज़ नॉट ट्रू अबाउट बैलेड, उसमें आपको क्या डाल सकते हैं कि बैलेड आर आल्सो नोन बाय द नेम ऑफ पॉपुलर बैलेड, फोक बैलेड, ट्रेडिशनल बैलेड, सही आंसर है। इनको क्वार्टर में लिखा जाता है, आप सबको पता है ये क्वार्टर में लिखे जाते हैं, 4 लाइन्स में होती हैं, ये भी पता है। अगर हम इस तरीके से कह दें कि भाई बैलेड्स वर फेमस इन द मिडिल इंग्लिश पीरियड, हाँ बिल्कुल सही बात है, फेमस थे। अब अगर हम ये कह दें कि बैलेड्स आर, यहाँ पर ध्यान देना, आर कम्युनिकेटेड ओरली अमॉन्ग ओनली इलिटरेट पीपल, ओनली इलिटरेट पीपल, तो आपके सामने यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं, ओनली नहीं है, हाँ अधिकतर जो थे इलिटरेट पीपल के साथ में जो है बेसिकली कम्युनिकेट किए जाते थे, लेकिन पार्सली जो लिटरेट थे उनके साथ में भी थे। तो यहाँ पर सीधे सीधे हमारे प्राइम बुक में लिखा हुआ है पार्सली लिटरेट, तो ये भी ध्यान रखना है, अगर कभी केवल एक्सट्रीम ऑप्शन दिया हो तो वो गलत होगा, ठीक है ना, क्योंकि ये पार्सली यहाँ पर लिटरेट पीपल भी थे, ये आपको ध्यान देना है। तो इन ऑल प्रोबेबिलिटी द इनिशियल वर्जन ऑफ बैलेड वॉज कंपोज्ड बाई ए सिंगल ऑथर बट ही और शी इज अननोन, और तो पहले तो पता ही नहीं था कौन था। एंड सिंस ई सिंगर हु लर्न्स एंड रिपीट्स ओरल बैलेड्स इज एप्ट टू इंट्रोड्यूस चेंजेस इन बोथ टेक्स्ट एंड ट्यून, तो पहले के लोग पता ही नहीं भाई कौन कौन से राइटर रहे हैं, लेकिन कुछ ही धीरे धीरे मिडिल इंग्लिश पीरियड में उनका एग्जिस्टेंस हुआ है। और इसमें जो स्टोरी होती थी वो बेसिकली लीजेंड्स, कोई हिस्टोरिकल इंसिडेंट रहा है, कोई लीजेंड रहा है, या कोई चिवैलिक रोमांस रहा है, उसके बारे में गा गा करके बताया जाता था, ठीक है ना। अभी लिटरेरी बैलेड की बात करें, लिटरेरी बैलेड में कौन कौन से होंगे, देखो आजकल के जो लिटरेचर में लिखे जा रहे हैं लिटरेरी बैलेड्स हो गए, पहले तो केवल ओरली था, अभी जो है लिटर फॉर्म में आ गया, जैसे कि लिटरेरी बैलेड में लिरिकल बैलेड आपका हो गया है कि नहीं है, और बाकी लावेल डेम सन्स मर्सी है, ये सब किस प्रकार के बैलेड हो जाएंगे, लिटरेरी बैलेड है। यानी कि जो लिटरेचर में आजकल बैलेड लिखे जा रहे हैं उनको हम किस कैटेगरी में रखेंगे, लिटरेरी बैलेड की कैटेगरी में रखेंगे। जैसे कि लिटरेरी इपिक होते हैं, ठीक है ना, वैसे ही लिटरेरी बैलेड भी है, ये आपको ध्यान देना है। हाँ, तो द पॉपुलर बैलेड्स इज ड्रामेटिक, कंडेंस्ड एंड इम्पर्सनल, ये ध्यान देना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ये पॉपुलर बैलेड कैसे होंगे, ड्रामेटिक होंगे, कंडेंस्ड होंगे एंड इम्पर्सनल होंगे, ठीक है। द नरेटर बिगिंस विद द क्लाइमेटिक एपिसोड, ठीक, ये ध्यान देना, ये क्लाइमेटिक एपिसोड में शुरू होंगे।
टेल्स द स्टोरी टर्सली इन एक्शन एंड डायलॉग, मतलब एक्शन में कम होगा और थोड़ा डायलॉग होंगे, समटाइम्स बाय मीन्स ऑफ डायलॉग्स अलोन। तो यहाँ पर आपको मेन चीज़ ध्यान देनी भी कि देखो जो आपके जो पॉपुलर बैलेट्स हैं, यानी कि फोक बैलेट की बात कर रहा हूँ, ट्रेडिशनल बैलेट, एक ही चीज़ है। अभी इसमें ध्यान क्या रखना है, अगर आपसे पूछना है कि विच इज़ नॉट अ फीचर ऑफ पॉपुलर बैलेट, तो आपको ऑप्शन देंगे, ऑप्शन नंबर ए ड्रामेटिक, ऑप्शन नंबर बी कंडेंस्ड, ऑप्शन नंबर सी पर्सनल, एंड ऑप्शन नंबर डी इन एक्शन एंड डायलॉग। तो ध्यान क्या रखना है यहाँ पर, गलत क्या है कि जो पॉपुलर बैलेट होंगे ड्रामेटिक होते थे, कंडेंस होते थे, लेकिन इम्पर्सनल नहीं। कैसे होते थे, आपको बताया गया ऊपर है कैसे होते थे, इम्पर्सनल होते थे। तो यहाँ पर ये वाला ऑप्शन गलत माना जाएगा। बाकी ये एक्शन में भी हो सकते थे और डायलॉग में, और कभी कभी केवल डायलॉग में ही होते थे, एक्शन नहीं होता था, ये भी ध्यान रखना है। तो एक्शन में भी थे और डायलॉग में भी थे। अगर कहीं ये भी लिख जाओ कि कभी कभी केवल डायलॉग में होते थे, तो ये बिल्कुल सही है, केवल कभी कभी डायलॉग में भी होते थे, जरूरी नहीं कि वहाँ पर एक्शन हो। पॉपुलर बैलेट की बात कर रहा हूँ, ध्यान देना उसको, ठीक है ना, ये बहुत ज़रूरी है। एंड टेल इट विदाउट द सेल्फ प्रेफरेंस ऑफ एक्सप्रेशन ऑफ अ पर्सनल एटीट्यूड और फीलिंग्स, ठीक। और जो मोस्ट कॉमन स्टेंजर फॉर्म था उसको क्या बोलते थे, क्वार्ट्रेन, ये यूज हुआ करता था। तो आई होप हम लोगों ने जो भी आज टर्म्स पढ़े हैं उनको एक बार आप अच्छे से रिवाइज कर लेना, कहीं पर नोट्स बना लेना। जैसे कि हम लोगों ने क्या पढ़ा, उसको फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। पैरेबल हम लोगों ने पढ़ा, ठीक है ना, फैबल पढ़ा, हम लोगों ने एग्जाम्पलम पढ़ा, हम लोगों ने प्रोवर्ब पढ़ा, हम लोगों ने अफेक्टिव फैलासी पढ़ा, हम लोगों ने बैलेट पढ़ा, ठीक, एलिट्रेशन पढ़ा, कंसोनेंस पढ़ा। ये सभी हम लोगों ने इम्पॉर्टेंट जो हैं कुछ आज के सेशन में कुछ इंपॉर्टेंट आपके टर्म्स को कवर किया है। और बाकी ऐसे ही डेली ये सीरीज़ हमारी चलती रहेगी एमएच इब्राहिम की, जब तक सारे इंपॉर्टेंट टर्म्स हम कवर नहीं कर लेंगे जो हमारे टीजीटी, पीजीटी, एलटी, जीआईसी के पर्सपेक्टिव से हैं, तब तक ये सीरीज़ ऐसे चलती रहेगी। देखिए बाकी इसमें कुछ ऐसे टर्म जैसे कि एम्बिग्यूटी है ना, एम्बिग्यूटी के जैसे कि अभी कोई भी ऐसे दो शब्द जिसको लिखा कुछ और है उसका मीन कुछ और निकले, तो इसके लिए एक आपके एमएच इब्राहिम बुक में एक टर्म दिया है पोर्टमोंट्यू, बॉक्स होता है दो तरफ से खुलता है, प्लूरलाइजेशन, ये टर्म्स दिए हैं। ये हालांकि हम लोगों के लिए नहीं है, ये कभी नेट वगैरह वाले जो हैं उसमें पूछा जा सकता है एम्बिग्यूटी ना, ठीक है ना, जैसे विलियम एम्बर्सन नाम सुना होगा आपने, तो उनसे काफ़ी ज़्यादा ये टर्म जो है एसोसिएटेड है। तो आज के लिए बस इतना ही, आज के सेशन में मिलते हैं अगली बार नए टर्म्स के साथ में, और आपको इसी तरीके से बेहतरीन वे में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। धन्यवाद।